आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये मेरा फेवरेट है। इस चैप्टर का नाम है PSQ और चैप्टर नंबर है 6। PSQ स्टैंड्स फॉर पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी। तो बीइंग अ क्वालिटी कंसर्न पर्सन, मैं क्वालिटी का पर्सन हूँ, तो मेरे लिए ये चैप्टर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आप भी उतने ही इंटरेस्ट लेके समझेंगे इसको तो बहुत मज़ा आने वाला है। एक एक एस्पेक्ट को हम इसके एक एक ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टैंडर्ड से। तो इसका फर्स्ट स्टैंडर्ड क्या बात करता है? तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया है कि 5th एडिशन में चैप्टर का नाम ही चेंज हुआ है। पहले इस चैप्टर का नाम क्या हुआ करता था? CQI, कंटिन्यूअस क्वालिटी इंप्रूवमेंट। अभी इस चैप्टर का नाम चेंज कर दिया गया है। अब इसका नाम PSQ बन गया है 5th एडिशन में, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी, जो कि NABH की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है। चैप्टर का नाम चेंज हुआ है। अब इस फर्स्ट स्टैंडर्ड में पहला जो स्टैंडर्ड है एज पर 5th एडिशन, वो बात करता है पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम। और ये कैसा होना चाहिए? स्ट्रक्चर्ड। तो जब हम स्ट्रक्चर्ड की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास एक सेफ्टी मैनुअल होना चाहिए, डिटेल्ड सेफ्टी मैनुअल, जिसमें कि सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इस स्टैंडर्ड के कवर हों। अब सेफ्टी मैनुअल की जब मैं बात कर रहा हूं तो सेफ्टी से रिलेटेड बातें हमने पहले भी की हुई हैं। AAC चैप्टर आप याद करिए, AAC 8। तो AAC 8 में हमने क्या बात की थी? लैब सेफ्टी के बारे में। और हमने उसमें बात की थी कि ये किससे लिंक्ड होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी मैनुअल से। AAC 11, इसमें हमने क्या बात की थी? इमेजिंग सेफ्टी की। अगेन ये किससे लिंक्ड होना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी मैनुअल से। तो यहां जो हम बात करने जा रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी मैनुअल की बात की जा रही है, मतलब ओवरऑल सेफ्टी थ्रू आउट द हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। हॉस्पिटल में ओवरऑल सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कि लैब की सेफ्टी की भी लिंक्ड होना चाहिए, इमेजिंग सेफ्टी भी लिंक्ड होना चाहिए, और एनवायरमेंटल सेफ्टी, क्लिनिकल सेफ्टी, सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर होना चाहिए। तो समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहां पर हम पेशेंट सेफ्टी की बात कर रहे हैं और क्वालिटी की भी बात कर रहे हैं इस स्टैंडर्ड में। सो जैसा कि चैप्टर का नाम है पेशेंट सेफ्टी, तो सेफ्टी से हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो सेफ्टी मैनुअल जो होगा, जो हम डेवलप करेंगे, वो कौन डेवलप करेगा? कमेटी। तो उस कमेटी का नाम क्या कहलाएगा? सेफ्टी कमेटी। सो इसका मतलब सेफ्टी कमेटी आपकी डेवलप करेगी सेफ्टी मैनुअल। अब जब कमेटी की बात कर रहे हैं तो जान लेते हैं कि इसमें मेंबर कौन कौन हो सकते हैं। सो इसमें रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके फैसिलिटी सेफ्टी डिपार्टमेंट से, एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट से आपके रिप्रेजेंटेटिव होंगे, आपके सेफ्टी ऑफिसर होंगे। अब सेफ्टी ऑफिसर में अभी हम बात करेंगे क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर। इसके अलावा रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर,
एनवायरमेंटल या फैसिलिटी सेफ्टी ऑफिसर। इसके अलावा आपके क्लिनिशियंस, नर्सेज, पैरामेडिकल एंड सपोर्ट सर्विस डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव आपके इस कमेटी के मेंबर होने चाहिए। क्योंकि सेफ्टी एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो हर एरिया का कंसर्न पर्सन इसमें होना चाहिए। क्लियर है? अब आप इसमें समझिए कि इस कमेटी की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए मीटिंग की। तो पहले जो हम क्वार्टरली मीटिंग्स करते थे, अभी एनएबीएच की गाइडलाइन है 5th एडिशन में कि हमें मंथली सेफ्टी कमेटी की मीटिंग करना है। उस कमेटी की मीटिंग में किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारा सेफ्टी मैनुअल जो हमने बनाया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको मॉनिटर कर रहे हैं हम, नहीं कर रहे हैं, चेकिंग हो रही है नहीं हो रही है। तो इससे समझ में आएगा आपको कि हमारा जो सेफ्टी राउंड था, जो हम पहले 6 मंथली करते थे, वो अब हमें मंथली करना पड़ेगा। तो जो सेफ्टी राउंड लेते थे, सेफ्टी राउंड में एक एक एस्पेक्ट्स को देखते थे, फैसिलिटी सेफ्टी राउंड भी जिसको बोलते हैं, वो मंथली राउंड होगा। और उसके जो ऑब्जर्वेशंस होंगे, यानी कि रिस्क जो भी हमने फाइंड आउट किए, वो ऑब्जर्वेशंस हमारे कमेटी की मीटिंग में डिस्कस होंगे। क्वार्टरली जो है वो इस प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशंस को रिव्यू भी किया जाएगा। तो क्वार्टरली बेसिस पे आप प्रोग्राम का रिव्यू भी करेंगे, जो आपकी फैसिलिटी सेफ्टी राउंड का ऑब्जर्वेशंस है उसको रिव्यू करेंगे। इसके अलावा इसमें बात की गई है प्रोएक्टिव, इसके लिए हम अलग से और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ये आप मेंबर समझ गए कौन कौन कमेटी के मेंबर्स होंगे। अब हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, बात कर ली हमने, मंथली इसकी फ्रीक्वेंसी होगी, क्वार्टरली हम इसको रिव्यू करेंगे और मिनट्स ऑफ मीटिंग रिकॉर्ड करेंगे, MOM जिसको हम बोलते हैं। सो मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारी कमेटी के जो मीटिंग होगी उसकी मीटिंग्स के जो जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, जो भी प्लान हमने डिस्कस किए, जो जो डेफिशिएंसी हमने डिस्कस की, वो हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, उसके मिनट्स बनाएंगे और मिनट्स को हम सर्कुलेट करेंगे, जो भी कंसर्न पर्सन है उनके पास उनको भेजेंगे। अब इसमें हमें अभी बात कर रहा था प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट, वो भी इसमें बात की गई है। प्रोएक्टिव रिस्क असेसमेंट क्या है, आपको टूल्स यूज करनी है। टूल्स क्या है, जैसे हीरा, FMEA, ये किस लिए करना है आपको, रिस्क एनालाइज करने के लिए, रिस्क असेसमेंट करने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करनी है। अब हीरा क्या होता है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस, ये हो गया आपका हीरा। FMEA क्या होता है, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। इस टाइप की टूल्स को आप यूज कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि होता क्या है हीरा, होता क्या है FMEA, तो वो समझ लीजिए। हीरा में हम क्या करते हैं, हम एरिया वाइज हॉस्पिटल के एक एक एरिया को कवर करते हैं और उसमें देखते हैं, एक चेकलिस्ट बनाते हैं, हीरा चेकलिस्ट जिसको हम बोलते हैं। उस चेकलिस्ट में मेन की पॉइंट्स क्या होते हैं, कोई फायर सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है, फायर सेफ्टी मेजर्स हमने ले रखे हैं नहीं ले रखे हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं।
इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम चेक कर लेते हैं कि उससे रिलेटेड कोई इशू तो नहीं है, कोई लूज वायर तो नहीं है कहीं पर, कोई इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड इश्यूज तो नहीं है। देन आपका केमिकल हजार्ड रिलेटेड चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं। आपके बायोमेडिकल या बायो हजार्ड जिसको बोलते हैं हम, उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स को हम चेक कर लेते हैं। और फिजिकल एनवायरनमेंट सेफ है या नहीं है पेशेंट्स के लिए, मोटा मोटा इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पे इसकी डिटेल्ड चेकलिस्ट बना लेते हैं। जैसे मैं बात करूं फायर की बात करें तो फायर में हो गया साइनेज डिस्प्ले है नहीं है, एग्जिट के साइनेज, एस्केप रूट डिस्प्लेड है कि नहीं, असेंबली पॉइंट डिफाइंड है कि नहीं है, स्टाफ को अवेयरनेस है कि नहीं है। तो वो सारे एस्पेक्ट्स को आप इस चेकलिस्ट में ऐड करेंगे। उसके हिसाब से हर डिपार्टमेंट में आप जाके हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क एनालिसिस करेंगे। अब एनालिसिस करने के लिए हमें इन पॉइंट्स को जो रिस्क हैं उनको डिवाइड करना पड़ता है किस चीज में, कि उसके चांसेस जो हैं होने के वो कितने हैं। हाईली लाइकली टू अकर, लाइकली टू अकर मतलब ये हो सकता है, यहाँ पर बहुत चांसेज है, मेजर चांसेज हैं इस एरिया में ये इंसिडेंट हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिजिकल रिस्क है, केमिकल रिस्क है, बायो हजार्ड रिस्क है या फायर रिस्क है, वो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेज हैं, तो आप इसको ए बी सी डी में डिवाइड कर सकते हैं। तो हाईली चांसेज हैं अकर होने के, या आपके चांसेज हैं अकर होने के, या लो चांसेज हैं अकर होने के, या चांसेज ही नहीं है, नॉन लाइकली टू अकर, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। तो उसके बेसिस पर आपको डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में आपको उसका रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है, कि कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो रिस्क, प्रोबेबिलिटी और उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे या मैन पे, मैन पावर पे या मटेरियल पे क्या होने वाला है, उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको उसका प्लान बनाना पड़ेगा कि अब हमें पता चल गया कि इस एरिया में ये हजार्ड हो सकता है, इसका इम्पैक्ट जो है वो बिजनेस पे कितना पड़ने वाला है, मैन पावर पे कितना पड़ने वाला है, और मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना पड़ने वाला है, ठीक है। या इक्विपमेंट, जैसे हमने इसमें इक्विपमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी ध्यान में रखने हैं हीरा चेकलिस्ट में, कि कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड इश्यूज तो नहीं हो सकते। तो उन सब एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमें एनालिसिस करना है, और उस जब हमें पता लग गया कि यहाँ पर रिस्क जो है वो ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी इसकी ज़्यादा है, इम्पैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, तो उस हिसाब से हमें उसका एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं FMEA क्या है। आई होप हीरा आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले चेकलिस्ट बना के ऑडिट करना है, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, उसका इम्पैक्ट देखना है कि कितना पड़ने वाला है बिजनेस पर, मटेरियल्स पर, मैन पावर पर, और उसके हिसाब से एक्शन प्लान बनाना है। जो आप एक्शन प्लान बनाओगे तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, वो उस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करेगा। अब FMEA समझिए क्या होता है, फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस। इसमें हम कोई भी एक प्रोसेस को ले लेते हैं, कोई भी सिचुएशंस को ले लेते हैं, और उसमें हम पहले से ये अज्यूम करते हैं
कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हमने ले लिया फायर। अब आपने लिया कि आग कहाँ कहाँ लग सकती है, तो आपने एरिया आइडेंटिफाई कर लिए, हीरा के थ्रू रिस्क असेसमेंट करी, उसके थ्रू आइडेंटिफाई कर लिए मान लीजिए आपने, या आपने आइडेंटिफाई नहीं भी किए लेकिन आपको लगता है कि यहाँ गलती हो सकती है। जैसे मैं अब बात करूँ मेडिकेशंस के बारे में बात करूँ, तो मेडिकेशंस में कहाँ कहाँ गलती हो सकती है। मान लीजिए मैंने पॉइंट्स बनाए कि इंडेंटिंग में गलती हो सकती है, डिस्पेंसिंग में गलती हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन में गलती हो सकती है, ठीक है। मैंने ये भी बोल दिया, मान लीजिए प्रिस्क्रिप्शन में गलती हो सकती है। हो सकता है ड्रग का सिलेक्शन जो कर रहे हो हम, ड्रग फॉर्मुलरी जो बना रहे हो, उसमें ही हमने एप्रोप्रिएट एविडेंस ना लेके ऐसे ही कुछ भी फार्मेसी में मेडिसिन रख ली। तो जहां जहां मुझे लगता है कि मिस्टेक हो सकती हैं, उन मिस्टेक्स का, उन डेफिशिएंसीज का मुझे अगेन क्या देखना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने चांसेज है। मान लीजिए मेरे यहाँ सॉफ्टवेयर सिस्टम है, मेरे यहाँ कमेटी ही अप्रूव करती है फॉर्मुलरी के ड्रग्स को, तो जो ड्रग फॉर्मुलरी है वो अगर एप्रोप्रिएट ही बनेगी तो चांसेज ही नहीं है कि मिस्टेक होने के। तो आपको फिर भी वो सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने हैं कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। फिर उसका देखना है प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो आपने कहा कि हाँ इंडेंटिंग में गलती हो सकती है, तो ठीक है, आपने कहा इंडेंटिंग में गलती हो सकती है, तो देखना है कि क्या इंडेंटिंग में गलती मेरे सेटअप में हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो आपने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहले, फिर आपको देखना है नहीं मेरे यहाँ चांसेस कम है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत रोबस्ट सिस्टम है, स्टाफ ट्रेंड है, स्टाफ को सब कुछ पता है, ठीक है। तो लैक ऑफ ट्रेनिंग की वजह से भी मिस्टेक हो सकती है। और अगर आप कहते हो कि हाँ यहाँ तो मिस्टेक हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी वहाँ पर ज़्यादा हो गई। उसके बेसिस पर तो आपने एक एक पॉइंट्स को मेजर किया कि यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस कितने हैं, 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 यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस कितने हैं। वो आपने प्रोबेबिलिटी बनाई उसकी, और उसके हो कितने सकते हैं, वो ऑक्यूरेंस कितने हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपने उसका एक नंबर दे दिया। रिस्क की प्रोबेबिलिटी का आपने वहां पर एक नंबर दे दिया, नंबर डिफाइन कर दिया कि मान लीजिए आपने 1 to 10 ले लिया कि अगर ये प्रॉब्लम होती है तो हम इसको, मेजर प्रॉब्लम लगेगा तो हम इसको 10 नंबर दे देंगे, नहीं तो हम इसको 5 नंबर दे देंगे, 1 नंबर दे देंगे। इस टाइप से करके आपने इसको नंबरिंग कर दिया। अब जब आप इसकी एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लगेगा बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसी के हिसाब से आपकी रिस्क का नंबर्स जो है उस पैरामीटर में जहां पर आपको लगेगा कि हाँ यहां पर मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, तो उसके लिए आप पहले से प्लान बना दोगे कि मुझे पता लग गया कि यहां पर ये डेफिशिएंसी हो सकती है, मुझे ये ग्रे एरिया दिख गया कि यहां पर प्रॉब्लम हो सकती है, उसी चीज पे हम काम कर लेंगे पहले से। तो फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस का सिंपल मतलब है फ्यूचर में क्या गड़बड़ हो सकती है, किसी भी प्रोसेस को हमने अडॉप्ट किया और उसमें सोच लिया कि यहाँ पर कितने चांसेज हो सकते हैं, अपने कमेटी में डिस्कस किया, सारे एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ली और सबने अपना इनपुट दिया कि हाँ ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। आप कोई भी प्रोसेस ले सकते हो, आप फॉल का भी ले सकते हो कि पेशेंट फॉल हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो अगेन सेफ्टी एस्पेक्ट है फॉल, तो फॉल को रिस्क हॉस्पिटल में है या नहीं है मेरे में, आपको वो सारे पैरामीटर्स ले सकते हैं। फॉल को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या क्या मेजर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, कुछ नहीं लिए हुए हैं तो क्या क्या लेने चाहिए। तो अगेन ये डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेज पर हैं।
अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आपने कोई मेजर्स ही नहीं लिए हुए हैं, तो आपके लिए वो सब मेजर्स क्या हो जाएंगे, एक्शन प्लान हो जाएंगे, जिससे आपका जो फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस है, जो इसने बता के दिया कि ये भविष्यवाणी करके दी कि ये होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए आपने पहले से प्लान बना लिया। जैसे बोलते हैं ना प्लान ए, प्लान बी, कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो हम ये कर लेंगे। तो ये बेसिकली आपको प्रिपेयर करता है पहले से कि कहाँ कहाँ रिस्क हो सकती हैं, जो अभी तक तो नहीं हुई लेकिन हो तो सकती हैं। अब जैसे फायर की हमने बात की थी, अब आपने कहा कि ऑटोक्लेव एरिया में अभी तक तो आग लगी नहीं, तो अभी तक नहीं लगी तो इसकी ये थोड़ी ना कोई एश्योरिटी है कि आगे भी नहीं लगेगी। अगर हमारा जो ऑटोक्लेव एरिया है वहां पर एग्जॉस्ट नहीं है, एरिया बहुत हीटेड होता है, सेफ्टी मेजर्स हमने ले नहीं रखे, वहां पर सिलेंडर, फायर सिलेंडर भी लगाए नहीं हुए हैं, तो अगर ये रिस्क, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, उसके बाद हमने उसके लिए कुछ एक्शन प्लान भी नहीं बनाया, हमने फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं लगा रखा, स्टाफ को ट्रेनिंग भी नहीं दे रखी, इमरजेंसी कोड का भी नहीं पता स्टाफ को, तो फिर क्या होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाली है ना। हुई नहीं है ये नहीं देखना है कि अभी तक नहीं हुई तो अब ये हो नहीं सकती। फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस का सिंपल मतलब यही है कि क्या हो सकता है, क्या चांसेज हैं। आप किसी भी प्रोटोकॉल पे इस FMEA को लगा सकते हैं और उसकी एनालिसिस करके उसका एक्शन प्लान बना सकते हैं। तो FMEA में तो आपको क्या करना है, FMEA में तो आपको हर साल कोई भी एक एस्पेक्ट्स, कोई भी एक प्रोटोकॉल को लेके आपको उसकी एनालिसिस करना है और उसका एक्शन प्लान बनाना है कि वो मिस्टेक्स ना हो। और हीरा में क्या करना है, हीरा में आपको थ्रू आउट द हॉस्पिटल एक एक एरिया को कवर करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि किसी एरिया को आप छोड़ दें, उस एक एक एरिया को कवर करके आप उसको कर सकते हैं। तो आपको एनुअली बेसिस पे साल में कम से कम एक टूल तो यूज करनी ही करनी है। साल में मतलब हर साल कम से कम एक टूल आपको यूज करनी होगी, हीरा या FMEA। अब जो सेफ्टी मैनुअल की हमने बात की थी, इसकी मीटिंग हम मंथली कर रहे हैं। अपने प्रोग्राम को जो है वो रिव्यू करेंगे हम बेस्ड ऑन सेफ्टी राउंड चेकलिस्ट। आपका हीरा का रिपोर्ट या आपका FMEA का एनालिसिस, इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी क्वार्टरली मीटिंग में। पर आपका जो सेफ्टी मैनुअल है वो उसको रिव्यू एंड रिवाइज हमको एनुअली करना होगा। अब आप समझिए कि हमारा सेफ्टी मैनुअल जो है उसको सबसे पहले तो एक्सपर्ट्स लोग तैयार करेंगे, यानी कि कमेटी, पूरी कमेटी होगी जिसमें कि लोगों को अवेयरनेस होगी क्वालिटी की, सेफ्टी की। उन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हम मैनुअल बनाएंगे। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का नोटिफिकेशंस आता है, कुछ नई गाइडलाइंस आती हैं, चाहे वो सेफ्टी रिलेटेड है, चाहे वो कोई गवर्नमेंट के एस्पेक्ट्स हैं, रिस्क रिलेटेड हैं, उनको हमें उस मैनुअल में कंसीडर करना पड़ेगा जब हम इसको रिवाइज करेंगे, रिव्यू करेंगे। तो कम से कम मिनिमम फ्रीक्वेंसी है कि साल में, अगर बीच में कोई चेंजेज आ रहे हैं, कोई लग रहा है आपको कि सेफ्टी के लिए हम कुछ एस्पेक्ट्स को ऐड ऑन कर सकते हैं इस मैनुअल में, इस प्रोग्राम में, तो बेसिकली हम उनको ऐड करेंगे। अब सेफ्टी प्रोग्राम की जो मैंने बात की आपसे, वो भी आप समझ लीजिए कि सेफ्टी प्रोग्राम में हम कंसीडर किसको करेंगे, यानी कि मैनुअल में हम किस पर ध्यान देंगे, मेनली किसको मेन की पॉइंट बना के हम सेफ्टी मैनुअल डेवलप करेंगे। तो उसमें सेफ्टी प्रोग्राम में आता है पेशेंट, स्टाफ एंड विजिटर्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सबको, पेशेंट को भी, स्टाफ को भी सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और विजिटर्स की सेफ्टी का भी ध्यान में रखना है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमारा मैनुअल डेवलप होगा और उसको रिव्यू एंड रिवाइज करना है साल में। अब एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आपने सेफ्टी मैनुअल को रिव्यू किया,
चेक किया, कोई न्यू गाइडलाइंस नहीं है। हमने सारे एस्पेक्ट्स पहले ही ध्यान में रख के मैनुअल्स को बनाया था और कोई उसमें अपडेट या चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या करें उस केस में, जो आप मीटिंग कर रहे हैं ना सेफ्टी कमेटी की, उस मीटिंग में ये पॉइंट डाल दें कि हमने अपने सेफ्टी मैनुअल को रिव्यू किया और पाया कि इसमें अभी कोई भी रिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको रिवाइज नहीं कर रहे हैं, रिव्यू हमने ऑलरेडी कर लिया है। ये मिनट्स ऑफ मीटिंग में जब आपका मेंशन हो जाएगा तो कोई भी जो ऑडिटर है या एसेसर है वो आपकी डेफिशिएंसीज नहीं बताएगा इसमें, क्योंकि आपने ऑलरेडी कमेटी की मीटिंग में डिस्कस कर लिया है, रिव्यू कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। बट ऐसा नहीं कि ये आपने एक आसान तरीका ढूंढ लिया कि कमेटी की मीटिंग मिनट्स में लिख दो कि हमने तो रिव्यू कर लिया, रिवाइज कर दिया। अगर कुछ गाइडलाइंस आई हैं, कोई अपडेट हुआ है, कोई चेंज उनको मिल गया और मैनुअल में उसको आपने मेंशन नहीं किया, आपने बोला कि हाँ हम इसके लिए ऑलरेडी ये प्लान बनाया हुआ है, हम ऑलरेडी इसके लिए ये करते हैं, मैनुअल में लिखा ही नहीं है, अपडेट तो आपने कर दिया, तो आपने उसको ठीक से रिव्यू ही नहीं किया, आपने जस्ट खाना पूर्ति कर दी। तो सच में अगर कोई चेंजेज हुए तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए और साल भर में नोट डाउन करते रहिए। जब आपको रिवाइज करना है उस टाइम पर अब वो सारे पॉइंट्स आप अमेंडमेंट शीट में डाल के कि क्या क्या मेजर चेंजेज हैं, अपडेट है, वो आप मेंशन करके अपने मैनुअल को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो सेफ्टी मैनुअल को साल में कम से कम एक बार आपको रिवाइज करना होगा। सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स इसमें कवर होंगे। अब मैंने जो आपको मेंबर्स बताए थे उसमें आपको बताए थे बहुत सारे मेंबर कमेटी में, तो मेनली उसमें थे सेफ्टी ऑफिसर की, मैंने बोला था कि आपसे आगे बात करेंगे, तो अब उसकी बात कर लेते हैं। तो क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। अब इसमें मत जाइए कि किताब में नहीं लिखा है, किताब आपको केवल एक रास्ता दिखा सकती है, आपको सोचना पड़ेगा कि सेफ्टी कहां कहां है। एनवायरमेंट सेफ्टी ऑफिसर, या जिसको हम फैसिलिटी सेफ्टी ऑफिसर भी बोलते हैं, और कुछ हॉस्पिटल्स में हो सकता है लैब सेफ्टी ऑफिसर भी। यानी इस चीज को समझ लीजिए कि सेफ्टी किस किस एस्पेक्ट्स में हमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो सारे आपने अगर अलग अलग ऑफिसर्स बना दिए हैं तो सेफ्टी बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकती है। अब क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? तो मेनली क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर जिसको क्लिनिकल नॉलेज हो, वो प्रीफरेबली डॉक्टर हो, या फिर आप नर्स को भी जिसको नॉलेज हो, जिसको इंटरेस्ट भी हो सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स में, और जिसकी बात को लोग माने भी, सुने भी, भले ही वो सीनियर ना हो। जरूरी नहीं है कि वो सीनियर अथॉरिटी एमएस है वही क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, कोई भी ड्यूटी डॉक्टर भी सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, बट उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, लोग उसकी बात को माने, समझें, उसको सराहना करें कि हाँ ये सेफ्टी के पॉइंट्स आपके वैल्यूएबल हैं। तो जब मीटिंग्स मिनट्स में पता लगेगा कि हाँ इनके पॉइंट्स जेन्युइन होते हैं तो वैल्यूएबल होगा। तो उसी को सेफ्टी ऑफिसर बनाना है जो दिल से चाहता है पेशेंट की सेफ्टी। तो क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर। पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा आपको? जिसको पेशेंट से रिलेटेड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स भी पता हो और जनरल सेफ्टी के एस्पेक्ट्स भी पता हो। ठीक है, तो पेशेंट सेफ्टी और जनरल सेफ्टी के बारे में जिसको नॉलेज हो आप उसको पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर बनाइए। रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर कौन होगा? जिसको रेडिएशन सेफ्टी की नॉलेज होगी, यानी कि इसके लिए तो आपको आरएसओ रजिस्टर्ड भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर तो लीगलिटी भी आ गई। तो लीगली जो आपका आरएसओ है जो रजिस्टर्ड है ईलोरा पर, एईआरबी पोर्टल पर, वो आपका रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होगा। एनवायरमेंटल या फैसिलिटी सेफ्टी ऑफिसर को कौन होगा? मेनली आपका मेंटेनेंस हेड हो सकता है,
ठीक है, जो इसको मेंटेनेंस के बारे में सारी अवेयरनेस है, हॉस्पिटल के एक एक पॉइंट के बारे में सब कुछ पता है, तो वो आपका एनवायरमेंटल या फैसिलिटी सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है, जिसको फैसिलिटी सेफ्टी के बारे में पता हो। लैब सेफ्टी ऑफिसर, जिसको लैब के एस्पेक्ट्स का पता हो, ठीक है। अगर नहीं है तो वो अगेन क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर इसको कवर कर लेगा, लैब सेफ्टी ऑफिसर को। तो अलग से आपको लैब सेफ्टी ऑफिसर डेजिग्नेट करने की जरूरत नहीं है, बट अगर करना चाहें तो बेटर है। इसके अलावा एक और सेफ्टी ऑफिसर होता है जिसको हम बोलते हैं फायर सेफ्टी ऑफिसर। कुछ कुछ जगह पर ये फैसिलिटी सेफ्टी ऑफिसर और फायर सेफ्टी ऑफिसर सेम ही होते हैं, उसको फायर की भी नॉलेज होती है और उसको फैसिलिटी की भी नॉलेज होती है, तो दोनों डेजिग्नेशन उसकी हो सकती हैं। कुछ जगह पर फायर की पूरी टीम अलग होती है, जहां पर एक फायर सेफ्टी ऑफिसर होता है और उसके अंडर में कई सारे फायर के स्टाफ होते हैं, फायर सेफ्टी स्टाफ। तो फायर सेफ्टी ऑफिसर भी आपके यहां होना चाहिए, मैंडेटरी है। अब आप समझ लीजिए कि जब ये सेफ्टी ऑफिसर सबको पता लग गया कि ये सब है, तो इनको डेजिग्नेट तो करना ही करना है। डेजिग्नेट का मतलब क्या है, इनकी एचआर की फाइल में उनका डेजिग्नेशन लिखा होगा कि ये हमारे हॉस्पिटल में फायर सेफ्टी ऑफिसर हैं, ये मेरे हॉस्पिटल में क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर हैं। अब ये लिखने से क्या होगा, केवल लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिफाइन करनी होंगी। सो फायर सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर, पेशेंट सेफ्टी ऑफिसर, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, लैब सेफ्टी ऑफिसर, फैसिलिटी सेफ्टी ऑफिसर या एनवायरमेंटल सेफ्टी ऑफिसर, इनके क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो भी आपको उनके जेडी में, जॉब डिस्क्रिप्शन में डिफाइन करना होगा। और आपको जेएस, जो मैंने अभी बताया आपको, जेएस का मतलब क्या होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एचआरएम चैप्टर में हम इसको और डिटेल में बात करेंगे, वो भी आपका डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन क्या है कि क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर हर कोई नहीं बन सकता, ये पैरामीटर्स हैं क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर बनने के, यानी कि वो क्लिनिकली साउंड होना चाहिए, जैसे मैंने बताया, उसको सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, क्वालिफाइड मिनिमम एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए या जीएनएम या बीएससी क्वालिफाइड नर्स होना चाहिए, वो ही मेरा क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है। ऐसा नहीं कि किसी को भी, जिसको भी क्लिनिकल नॉलेज है, मैंने उसको क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर बना दिया लेकिन वो क्वालिफाइड है ही नहीं, तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आपको अपना जॉब स्पेसिफिकेशन डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या जॉब स्पेसिफिकेशन है मेरे किसी भी डेजिग्नेशन के लिए। तो ये आपको सेफ्टी ऑफिसर वाले एस्पेक्ट में इस चीज़ का आपको मेजर ध्यान रखना है, ठीक है। तो कितने सारे क्लिनिकल सेफ्टी ऑफिसर हो गए आपको, क्योंकि सेफ्टी तभी हो सकती है जब आप उसको हर पॉइंट पर सेफ्टी के एस्पेक्ट से देखेंगे। तो इतने सारे सेफ्टी ऑफिसर अगर आप बना रहे हैं अपने हॉस्पिटल में, तो मान लीजिए कि जो हमारा सेफ्टी मैनुअल है वो बहुत रोबस्ट होने वाला है, क्योंकि कमेटी के मेंबर्स हैं वो, तो उनके इनपुट्स आने वाले हैं उस मैनुअल को बनाने में। और जब आपने सेफ्टी प्रोग्राम ही अच्छा डेवलप कर लिया तो आप उसको इंप्लीमेंट भी अच्छे से कर पाएंगे। अब प्रोग्राम ही नहीं है तो इंप्लीमेंट क्या करेंगे, तो सबसे पहले प्रोग्राम हमारा रोबस्ट होना चाहिए, उस प्रोग्राम में सारे एस्पेक्ट्स, इस स्टैंडर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स, वो सब कवर होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसमें सेफ्टी में पेशेंट सेफ्टी के लिए हम और क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो NABH बात करता है कि आपको पेशेंट सेफ्टी गोल्स बनाना चाहिए, जो आपके इंटरनेशनल भी हो सकते हैं या आपके नेशनल हो सकते हैं, या कम से कम WHO के जो सेफ्टी गोल्स हैं वो आप बना सकते हैं, पेशेंट सेफ्टी गोल्स। अब अगर पेशेंट सेफ्टी गोल्स की मैं बात कर रहा हूं तो आप, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप ध्यान से समझिए। पेशेंट सेफ्टी गोल्स जो हैं ये हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं,
अगर आपने ध्यान दिया हो पहले क्लास में तो ऑलरेडी हमने ये कवर किए हुए हैं। कहाँ कहाँ कवर किए हुए हैं? अब आप कहेंगे कहाँ कवर किए हुए हैं, अभी तो नहीं पढ़े। मैं बात कर रहा हूं पिछले चैप्टर्स की, जो हमने बात की थी किसमें? पेशेंट सेंटर्ड चैप्टर्स में। याद है ना, स्टार्टिंग में बताया था कि एनईबीएच के जो स्टैंडर्ड हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, पेशेंट सेंटर्ड एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर्ड। तो शुरू के जो 5 चैप्टर होते हैं वो किससे रिलेटेड हैं? पेशेंट से रिलेटेड। और लास्ट के जो 5 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से कंसर्न्ड हैं। तो जो हमने शुरू के 5 चैप्टर्स पढ़े थे पेशेंट सेंटर्स, उन्हीं में हमने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स पे बात की थी। किसकी? इन सेफ्टी गोल्स की। अब आपको तो याद नहीं होगा तो मैं आपको याद दिला देता हूं कि कहां कहां हमने सेफ्टी एस्पेक्ट्स की बात की थी। वो आप समझ लीजिए कहां कहां हमने बात की थी। AAC 12D में हमने बात की थी, ठीक है। COP में हमने बात की थी, COP 1B में हमने बात की थी, ठीक है। COP 7D एज वेल एज 14D में भी हमने बात की थी। MOM 3C 3C 3EB 4 MOM 4H MOM 6E एंड MOM 7H में भी हमने पेशेंट एस्पेक्ट्स की बात की थी। इसके अलावा हमने HIC में भी बात की थी। HIC चैप्टर में हमने बात की थी 3B एंड 3D। इसके अलावा एक जो ऑब्जेक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, AAC 12D हो गया, COP 1B, COP 7D 14D, COP 16C, इसमें भी हमने पेशेंट सेफ्टी गोल्स की बात की थी। अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि वो पेशेंट सेफ्टी गोल्स की बात हमने क्या क्या की थी। तो अगर मैं स्टार्ट करूं सेफ्टी गोल वाइज, तो मैं स्टार्ट करता हूं यहां से। चैप्टर वाइज बात करूं तो यहां से स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अगर मैं सेफ्टी गोल्स की बात करूं तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं COP 1B। ये क्या बात करता है? COP 1B बात करता है पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन की। हमने बात की थी COP 1 क्या था? स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म केयर पॉलिसी। उसमें हमने क्या बात की थी 1B में? पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? 2 आइडेंटिफायर, पेशेंट का नाम एंड UHID। याद आ रहा है? तो COP 1B क्या हो गया? एक गोल हो गया, पेशेंट सेफ्टी गोल के सबसे पहले पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन करेक्ट होना चाहिए। गोल 1 समझ गए आप? अब बात करते हैं हम AAC 12D। AAC 12D में हमने क्या बात की थी? हैंडओवर की बात की थी। हैंडओवर कम्युनिकेशन, ये कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। तो इफेक्टिव होने के लिए हमने एक टूल की बात की थी, ISBAR। इसको ISBAR या ISBAR ISBAR कहते हैं। याद है ना? सिचुएशन, बैकग्राउंड, असेसमेंट, रिकमेंडेशन। आई से हो गया आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन हमने यहां से कर लिया पेशेंट का। अब उसका एप्रोप्रिएटली हैंडओवर यानी कि कम्युनिकेशन आपकी इफेक्टिव होना चाहिए, ये आपका गोल हो गया। सो अगेन ये भी आपका एक पेशेंट सेफ्टी गोल है। इसके अलावा हमने बात की थी किसकी? मेडिकेशन सेफ्टी की। तो यहां पर जो MOM के ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, COP 3CE 4H 6E 7H, इनमें क्या बात हो रही है? लोकल अलाइक ड्रग्स, साउंड अलाइक ड्रग्स, क्या लिस्ट है, कैसे इसको स्टोर करना है, ये सब बात हमने की थी। हाई रिस्क ड्रग्स, कैसे उसको स्टोर करना है, ड्रग को वेरिफिकेशन भी करना है इशू करने से पहले। किसी पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है तो उसका रिस्क देखना है कि उसको
कोई रिएक्शन तो नहीं हो गया हाई रिस्क ड्रग से, और कैथेटर ट्यूबिंग मिसकनेक्शन की भी बात की थी हमने। तो वो सारे एस्पेक्ट्स क्या आ जाते हैं मेडिकेशन सेफ्टी रिलेटेड। तो ये हमारा तीसरा गोल हो गया। ठीक है, पहला गोल पेशेंट आइडेंटिफिकेशन हो गया, दूसरा गोल हो गया हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन, हैंडओवर कर रहे हैं हम, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव ही तो कर रहे हैं, पेशेंट का प्रॉपर हैंडओवर कर रहे हैं। तीसरा गोल हो गया हमारा मेडिकेशन सेफ्टी। ये सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हमने मेडिकेशन सेफ्टी की बात करी थी, एमओएम की। ओके, इसके अलावा आपका जो COP 7D और COP 14D, इसमें हम क्या बात करते हैं? इसमें हम बात करते हैं पेशेंट, किसी गलत पेशेंट की सर्जरी ना हो जाए, तो प्रिवेंशन की बात की थी ना हमने, रॉन्ग साइड, रॉन्ग पेशेंट, रॉन्ग प्रोसीजर सर्जरीज, उसको प्रिवेंट करने की हमने बात की थी COP 7 में भी और COP 14D में भी। तो ये हमारा कौन सा गोल हो गया? चौथा। 4 गोल पढ़ लिए हमने, सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स सब पढ़ लिए, लेकिन हमें गोल का नहीं पता, तो मैं आपको गोल का डिफाइन कर रहा हूं। ये आपका चौथा गोल हो गया। अब HIC चैप्टर में HIC 3 भी बात करता है आपका हैंड हाइजीन रिलेटेड एस्पेक्ट्स का। ठीक है, तो हैंड हाइजीन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में आपका आ जाता है अगेन कि आपको हैंड वॉशिंग स्टेप्स पता हो। 3D आपका बात करता है सेफ इंजेक्शन एंड इन्फ्यूजन प्रैक्टिसेस के बारे में। तो यहां पर किस बारे में बात हो रही है? बेसिकली इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन कंट्रोल करना, पेशेंट को इन्फेक्शन के रिस्क से बचाना, ये हमारा कौन सा गोल हो गया? 5वां गोल। और COP 16C कौन बताएगा? क्या बात की थी हमने? COP 16 किसके लिए था? वल्नरेबल पेशेंट्स, या पेशेंट का रिस्क आइडेंटिफाई करना कि वो फॉल हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो COP 16 था, यस डेफिनेटली वल्नरेबल पेशेंट के लिए, और COP 16C बात कर रहा है कि पेशेंट के फॉल को एनालाइज करना और रिस्क को रिड्यूस करना। तो फॉल प्रिवेंशन की जो हम बात कर रहे हैं वो हमारा कौन सा गोल हो गया? गोल नंबर 6। तो मेनली हमने यहाँ पर 6 गोल्स की तो बात कर ही ली। तो NABH के स्टैंडर्ड्स को हम अगर फॉलो भी कर लें अच्छे तरीके से, एक एक जो पेशेंट सेंटर्ड स्टैंडर्ड हैं अगर उनको अच्छे से फॉलो कर लें, तो हमारे सेफ्टी गोल्स ऑलरेडी अचीव हो जाएंगे। हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या सेफ्टी गोल्स हैं, उनको हम ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कोई भी आपका कैसे भी जज कर ले कि सेफ्टी गोल्स फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप ऑलरेडी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कहीं पर भी आपकी डेफिशिएंसी नहीं निकलेगी। तो ये आपके मेनली सेफ्टी गोल्स हैं, वो मैंने आपको कवर कर दिए। अब हम इसमें बात करने जा रहे हैं कि आपके सेफ्टी मैनुअल में और क्या चीज कवर होना चाहिए। तो आप इसको भी ध्यान में रखिए कि सेफ्टी मैनुअल में आपको कवर करना है, डिफाइन करना है, बेसिकली स्टाफ को ट्रेनिंग देना है, बताना है, पॉलिसी डेवलप करना है, नो हार्म से लेके सेंटिनल इवेंट, अब आप ये समझिए कि मैंने आपको नो हार्म से लेके सेंटिनल इवेंट क्यों आपको सबसे लास्ट में बताने के लिए रखा, इसलिए क्योंकि जब तक आप हीरा नहीं करेंगे, आपको हीरा का नहीं पता होगा, आपको FMEA का नहीं पता होगा, आपको सेफ्टी राउंड्स के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कुछ ऐसी भी सिचुएशंस हो सकती हैं जहां पर रिस्क नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है होने का, चांसेस नहीं है डेफिशिएंसी होने का। तो वो आपको रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी देख के पता लगता है कि रिस्क है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, क्योंकि आपने उसके लिए मेजर्स ले रखे हैं, तो प्रोबेबिलिटी के चांसेस नहीं है। ये सब जानकर आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा, स्टाफ को बताना होगा कि नो हार्म क्या होता है, सेंट्रल इवेंट क्या होता है। नो हार्म का मतलब क्या है कि कुछ इंसिडेंट तो अकर हुआ लेकिन कोई हार्म नहीं हुआ, उस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है। जैसे
हमने अभी बात की थी ना, डिस्पेंसिंग एरर हो गया, फार्मेसी से गलत मेडिसिन डिस्पेंस कर दी गई, लेकिन वो पेशेंट को नहीं लगाई गई क्योंकि नर्सिंग स्टाफ ने चेक कर लिया, मैच कर लिया और उसको प्रिवेंट कर दिया, एरर को रोक दिया। तो क्या ये हार्म हुआ? ये नो हार्म, कोई हार्म नहीं हुआ इसमें पेशेंट को। किसी को पहुंची कोई गड़बड़ हुई तो जब वो कोई भी प्रॉब्लम पेशेंट तक नहीं पहुंची या कोई प्रॉब्लम स्टाफ को नहीं हुई, विजिटर को नहीं हुई, तो वो नो हार्म है। अगर वो प्रॉब्लम अकर हो गई तो वो एक इंसिडेंट है। क्या है वो? एक इंसिडेंट। जैसे ठीक है, नो हार्म है, इसको हम नियर मिस भी कह सकते हैं। तो हमको डिफाइन करना पड़ेगा नियर मिस क्या होता है। ठीक है, इंसिडेंट, जैसे किसी को नीडल स्टिक इंजरी लग गई तो ये क्या है? ये इंसिडेंट है। कोई फॉल हो गया, पेशेंट गिर गया, तो ये क्या है? ये इंसिडेंट है। तो आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि इंसिडेंट क्या है, नो हार्म क्या है, नियर मिस क्या है, एंड सेंटिनल इवेंट क्या है। अब सेंटिनल इवेंट क्या होता है? पेशेंट फॉल हो गया लेकिन उसको कोई चोट नहीं आई, गिर गया, कोई चोट नहीं आई, तो ये इंसिडेंट है, बट ये सेंटिनल इवेंट में काउंट नहीं होगा। सेंटिनल इवेंट की डेफिनेशन क्या है? पता है आपको सेंटिनल इवेंट की डेफिनेशन? सेंटिनल इवेंट की डेफिनेशन क्या है? जब किसी को कोई मेजर हार्म हो, कोई फिजिकल इंजरी हो जाए, उसका हॉस्पिटलाइजेशन स्टेप बढ़ जाए पेशेंट का, जिसकी वजह से कोई मेंटल साइकोलॉजिकल उसको प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम सेंटिनल इवेंट में काउंट करते हैं, जिसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे गलत पेशेंट की सर्जरी हो जाए, जिस पेशेंट की सर्जरी नहीं होनी थी उसकी सर्जरी कर दी, तो वो क्या है? वो सेंटिनल इवेंट में काउंट होगा? नहीं होगा। मेजर इशू हो गया ना, गलत पार्ट की सर्जरी हो जाए, सेंटिनल इवेंट में काउंट होगा? नहीं होगा। गलत प्रोसीजर हो जाए, सेंटिनल इवेंट में काउंट होगा? नहीं होगा। तो ऐसे इंसिडेंट जो मेजर हैं उनको हम सेंटिनल इवेंट में काउंट करते हैं। हर इंसिडेंट सेंटिनल इवेंट नहीं हो सकता, राइट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि फॉल हो गया, एनएसआई हो गया, नीडल स्टिक इंजरी हो गई, अब अगर उसको इन्फेक्शन नहीं हुआ तो वो सेंटिनल इवेंट नहीं है। ठीक है, तो सेंटिनल इवेंट का भी आपका पूरा मैनुअल में डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि क्या होता है नो हार्म, क्या होता है नियर मिस, क्या होता है सेंटिनल इवेंट, क्या होता है मेडिकेशन एरर, क्या होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। सारे एस्पेक्ट्स आपके डिफाइंड होना चाहिए। एनएसआई क्या होता है, हर पॉइंट पर आपको सेफ्टी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वो डिफाइन करना पड़ेगा, स्टाफ को एजुकेट भी करना पड़ेगा, सो दैट दे आर अवेयर कि ये नो हार्म है, ये सेंटिनल इवेंट है, इसको तो मेजरली आपको ध्यान में रखना ही रखना है क्योंकि ये मेजर इंसिडेंट है, तो ये दोबारा कभी ना हो, ऐसा प्रॉब्लम दोबारा कभी ना हो। उस चीज़ के लिए हमें इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा और मैनेजमेंट से हेल्प लेनी पड़ेगी कि कैसे इस प्रॉब्लम को हम आगे प्रिवेंट कर सकते हैं। समझ गए? जैसे कोई फॉल हो गया, पेशेंट को इंजरी हो गई, तो फॉल ना हो उसके लिए हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, क्या पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं कि जिससे हम फॉल को प्रिवेंट कर सकें। वो कई सारे रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले हमें रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हुआ। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि फेलियर मोड इफेक्टिव एनालिसिस हमने की होती तो ये इंसिडेंट नहीं होता, क्योंकि हमने पहले से ही वो सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखे होते। लेकिन अगर उन एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखने के बाद भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो इसका मतलब हमने कोई ना कोई एस्पेक्ट को ध्यान में नहीं रखा था, तो अपडेट करने की ज़रूरत है, उस एस्पेक्ट को भी ध्यान में रख के उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्लियर है? और अगर हमने सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखे हुए हैं तो चांसेस बहुत कम है कि वो इंसिडेंट हो। लेकिन कोई नहीं, हम कहते हैं ना कि लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो क्वालिटी क्या है? क्वालिटी इंप्रूवमेंट एक लाइफ टाइम लर्निंग प्रोसेस है, लाइफ टाइम इंप्रूवमेंट की प्रोसेस है। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमारा ये प्रोग्राम जो है सेफ्टी प्रोग्राम,
ये तो एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, सारी टीम एक्सपर्ट है। जैसा कि स्टैंडर्ड कहते हैं, स्टैंडर्ड बात करता है, वो सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए वही हमारे मेंबर्स हैं और उन्हीं एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए हमने अपना मैनुअल बनाया। तो हमारा तो परफेक्ट है सेफ्टी प्रोग्राम। ये आप कभी भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इंप्रूवमेंट। कोई नई प्रॉब्लम आएगी, कुछ नई सिचुएशंस आएगी, कुछ नई टूल्स आएंगी, कुछ नई गाइडलाइंस आएंगी, कुछ नए इंसिडेंट होंगे और वो इंसिडेंट के बेसिस पर हमें अपने प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन, अपडेट, चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए इसमें बात की जा रही है रिव्यू की, जो आपको कम से कम साल में एक बार करना ही करना है। क्लियर है? सो क्वालिटी इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो सेफ्टी प्रोग्राम भी हमें कंटिन्यूअसली अपना अपडेट, रिवाइज, रिव्यू करते रहना पड़ेगा। जहां पर भी प्रॉब्लम आई उसको नोट करें, सीखें, उससे लर्न करें क्यों हुई वो प्रॉब्लम, आगे से वो प्रॉब्लम ना हो उसके लिए प्रिवेंशन प्लान बनाएं, स्टाफ को एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, स्टाफ को उसकी अवेयरनेस कराएं। आपने फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है लेकिन स्टाफ अवेयर नहीं है तो क्या होगा? प्रॉब्लम फिर भी हो जाएगी। तो वो सब एस्पेक्ट्स आपको ध्यान में रखना है हीरा करते हुए। आपने देखा कि हाँ जी लगा दिया हमने सिलेंडर, आपने देखा कि आपने फायर एग्जिट साइनेज लगा दिए, आपने देखा कि वहाँ पर आपने डिस्प्ले करे हुए हैं प्रोटोकॉल, लेकिन स्टाफ को बताया ही नहीं। आपने साइनेज लगाए हुए हैं एग्जिट का इंग्लिश में, स्टाफ को आती नहीं इंग्लिश, या पेशेंट को पता ही नहीं है, पेशेंट एजुकेटेड ही नहीं है। तो आपको पेशेंट, विजिटर्स, स्टाफ सबका ध्यान में रखना है। छोटे छोटे एस्पेक्ट्स में एग्जांपल दूं तो ये भी ध्यान में रखना है कि नर्स जहां काम करती है क्या या करता है, वो नर्स काम करती है या करता है वहां पर लो लाइट तो नहीं है। अब कम लाइट होगी तो उसकी आंखों के लिए सेफ्टी नहीं है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने में मिस्टेक हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है, पढ़ने में मिस्टेक हो सकती है। और वो मिस्टेक्स कहाँ जाएगी, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आप सब सोच सकते हैं। तो आपका माइंड थोड़ा ओपन हो रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इससे। क्लियर है कि किस लेवल पे जाके हमको सोचना है। कोई ब्लॉकेज तो नहीं है आपके कॉरिडोर में, फायर एग्जिट पर, वो एस्पेक्ट आपको देखना पड़ेगा ना। आपने फायर एग्जिट साइनेज भी लगा रखे हैं, स्टाफ को ट्रेनिंग भी दे रखी है, लेकिन एरिया ब्लॉक कर रखा है, वहाँ पर सीढ़ी रख रखी है, सामान रख रखा है, अलमारी रख रखी है, तो क्या फ़ायदा। अब समझ रहे हो, उस लेवल पे जाके आपको देखना पड़ेगा सेफ्टी एस्पेक्ट्स को। क्लियर है? तो पेशेंट सेफ्टी प्रोग्राम में ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। चलिए, थैंक यू।